डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर बायोमॉलिक्यूल है। जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसी को कैरी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो मोनोसेकेराइड्स है। चलते हैं मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स दो लफ्ज़ का मजमुआ है, दो वर्ड्स से डिराइव्ड है, मोनो एंड सेकेराइड। मोनो मीन्स सिंगल। मोनो का मतलब होता है कि सिंगल, एक, जबकि सेकरोन, सेकेराइड जो लफ्ज़ है ये ग्रीक ज़बान से लिया गया है सेकरोन, जिसका मतलब होता है शुगर। तो इसका मतलब हुआ कि सिंगल मॉलिक्यूल का शुगर। अच्छा, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखें तो इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो CH2O, मतलब वही रेशो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 होती है। यहाँ पर भी 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की है। और यहाँ पर जो N लिखा हुआ है ये वेरिएबल है, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 मुख्तलिफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, सबसे सिंपल है, इससे मज़ीद सिंपल नहीं हो सकते। स्वीट इन टेस्ट, अगर इसका टेस्ट देखें जायका तो ये मीठा जायका रखते हैं। इसके अलावा इनकी सॉल्युबिलिटी को देखें तो ये पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल हैं पानी में, वाटर में सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल कहा जाता है इनको। इसके अलावा इसकी हाइड्रोलिसिस हम पढ़ चुके हैं, मतलब कि ये मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड का मतलब है कि मज़ीद छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल, अगर इसकी हम एग्जांपल को देखें तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये एग्जांपल के तौर पर जाने जाते हैं मोनोसेकेराइड्स के। आगे अगर देखें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो 3 से लेकर 7 तक कुछ भी कार्बन का नंबर्स हो सकता है। अगर 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है मोनोसेकेराइड तो फिर ये ट्रायोज कहलाएगा। अगर 4 कार्बन हैं किसी मोनोसेकेराइड में तो फिर ये टेट्रोज कहलाएगा। और अगर 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है तो फिर ये पेंटोज कहलाएगा। इसी तरह 6 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड को हेक्सोज कहते हैं और 7 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड को हेप्टोज कहते हैं। अब ये जो OIC लिखा हुआ है ये शुगर मॉलिक्यूल को शो करता है। ट्राई मीन्स 3 कार्बन वाला शुगर, टेट्रो मीन्स 4 कार्बन वाला, पेंटो मीन्स 5 कार्बन वाला, हेक्सो मीन्स 6 कार्बन वाला और हेप्टो मीन्स 7 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड का मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर हम पहले ट्रायोज मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें हमारे पास 2 किस्म के ट्रायोजेज हैं, एक ग्लाइसरल्डिहाइड और दूसरा जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों मॉलिक्यूल 3 कार्बन के एटम्स रखते हैं। इन दोनों को जो है ट्रायोजेज कहा जाता है। अगर इसकी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें तो C3H6O3 ग्लाइसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो यहाँ पर जो है C3H6O3, मतलब कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो फिर ये अलग अलग क्यों नाम रखे हुए हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड और दूसरे को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन? इसकी वजह है इनमें फंक्शनल ग्रुप जो है अलग अलग हैं। जो ग्लाइसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, जबकि जो हाइड्रोक्सी एसीटोन है इसमें जो है आपका कीटोन ग्रुप मौजूद है फंक्शनल ग्रुप के तौर पर। और ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्म फंक्शनल ग्रुप के अलग होने की वजह से अलग हो जाती है, जिसकी बुनियाद पर हम इसको आइसोमर्स का नाम भी देते हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से आप इनकी डेफिनेशन सुन लें आइसोमर्स की। दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। अब दोनों की स्ट्रक्चर्स को हम अलग अलग से स्टडी करते हैं। ग्लाइसरल्डिहाइड को अगर देखें तो ग्लाइसरल्डिहाइड में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसमें जो कार्बन नंबर 1 पर है
आपको कार्बोनाइल मौजूद या कार्बोनाइल दिखाई देगा कार्बन नंबर 1 पर। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है, मैं पहले ही बता चुका हूं, एल्डिहाइड में होता है ये। मतलब कि जिस कार्बन के एक साइड पर कार्बन मौजूद हो और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन मौजूद हो, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को कार्बोनाइल या एल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है। और बाकी जो है पॉलीहाइड्रोक्सी, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल के मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। तो दूसरे कार्बन में हाइड्रोक्सिल, तीसरे में हाइड्रोक्सिल, और ये फिर वैलेंसी फिल करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड है यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अगर दूसरे मॉलिक्यूल को देखें, अच्छा इसको फिर क्या नाम देंगे, एल्डिहाइड मौजूद होने की वजह से इसको कहते हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम भी है एल्डोजिस भी इसको कहा जाता है, और इसको तीसरा नाम है एल्डो शुगर भी इसको कहते हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड को। इसी तरह डायहाइड्रोक्सी एसीटोन को अगर आप देखें तो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन में भी 3 कार्बन मौजूद हैं, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। फर्क किस चीज का है, यहां पर कार्बन नंबर 1 पर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद था और यहां पर जो है कार्बन नंबर 2 पर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, डिफरेंस हो गया। इसी डिफरेंस की वजह से ये आइसोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्म चेंज है, किस वजह से, कार्बोनाइल ग्रुप के होने की वजह से। अच्छा, अब कार्बोनाइल ग्रुप यहां पर किस तरह से चेंज है, आप यहां पर देखें, यहां पर जो कार्बन जिसके साथ कार्बोनाइल मौजूद है, अब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड है, वही कार्बन दूसरे पहले के कार्बन के साथ बैठे, मतलब दोनों तरफ से कार्बन के जो है कार्बन मौजूद है। तो इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, कीटोन ग्रुप का नाम देते हैं। अब ये क्या कहलाएगा, कीटोन। अब इसी वजह से इसको, अब ये दो कार्बन नंबर 2 पर कार्बोनाइल, इसलिए इसको डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, और एसीटोन आपको पता है कीटोन को कहते हैं, तो इसलिए इसको डायहाइड्रोक्सी एसीटोन का नाम दिया जाता है। इसका दूसरा नाम आप जो है कीटोसिस भी कहते हैं, इसको एल्डोसिस कहते हैं, इसको कीटोसिस कहते हैं, इसको तीसरा नाम जिसका है कीटो शुगर भी इसको कहा जाता है। उसके बाद एक और शुगर की तरफ चलते हैं, राइबोस 5 कार्बन शुगर है, पेंटोस शुगर है, इसमें 5 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। इसका जनरल फार्मूला जो होता है C5H10O5। इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये भी हमारे पास 2 तरह का होता है, एक को राइबोस कहते हैं, दूसरा राइबोलोज कहलाता है। अब दोनों में जो कार्बन की तादाद है सेम है, जनरल फार्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ फर्क है स्ट्रक्चर का। तो इसको देखें, कार्बन नंबर 1 पर जो कार्बोनाइल मौजूद है, जो कार्बन नंबर 1 है, एक साइड पर कार्बन है, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि एल्डो जो है एल्डिहाइड मौजूद है। तो इसलिए इसको बाकी सारे जो हाइड्रोक्सिल है उसी तरह जैसे हमने ट्राइओस पढ़ा, तो इसी बुनियाद पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होने की वजह से इसको एल्डो शुगर कहते हैं। जबकि अगर दूसरी जानब देखें राइबोलोज को, तो राइबोलोज का भी क्या नाम है, जनरल फार्मूला यही है, और इसमें जो है कार्बन नंबर 1 की बजाय कार्बन नंबर 2 पर कार्बोनाइल ग्रुप आ जाता है, और कार्बन नंबर 2 पर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्म चेंज हो गई। और मैंने बताया था कि कीटोन में जो है कार्बन के दोनों तरफ जो है क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है, और कीटोन में एक तरफ पर कार्बन होता है, दूसरी तरफ पर हाइड्रोजन होता है। तो इसीलिए फंक्शनल ग्रुप कीटोन होने की वजह से इस मॉलिक्यूल को कीटो शुगर भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक और भी मॉलिक्यूल है जिसको आप ज्यादातर स्टडी करते हैं, डीऑक्सीराइबोस, डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका जनरल फार्मूला क्या नाम है, पेंटोस शुगर में से सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन 5 होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन जो होते हैं 4 होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोस कहा जाता है। बाकी सारा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसको डीऑक्सीराइबोस का नाम दिया जाता है। उसके बाद हेक्सोस शुगर, अगर 6 कार्बन वाले शुगर को देखें तो उसका जनरल फार्मूला C6H12O6 होता है। और इसी तरह जो है यहाँ पर भी 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइसोमर्स हैं ये भी, एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रुक्टोज है। इन दोनों की अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म को देखें तो यहाँ पर भी कार्बन 1 पर जो है कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, एल्डिहाइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है।
एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होने की वजह से इसको एल्डो शुगर कहते हैं। और बाकी सारा जो है पॉलीहाइड्रोक्सी है उसी तरह। और यहाँ पर जो है फ्रुक्टोज में किस चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 का कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है और बाकी सारा जो है पॉलीहाइड्रोक्सी आपका जो है मौजूद होता है, पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर, एक और चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आप देखें तो यहाँ पर सारे हाइड्रोक्सी हैं, OH ग्रुप मौजूद है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH यहाँ पर आ गया है। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पर सारे OH हैं और यहाँ पर जो क्या नाम है हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोक्सिल दूसरी तरफ जाने चला गया है। अब ये एक साइंटिस्ट था फिशर उसका नाम था, उसने अपने नाम पर इसको फिशर प्रोजेक्शन का नाम दिया था। ये किस लिए, ये स्टेबिलिटी के लिए, मॉलिक्यूल्स का अगर एक हाइड्रोक्सिल दूसरी जानिब कर दें तो उसने बयान फरमाया था कि इससे क्या हो जाता है, ये जो है आपका स्टेबिलिटी को ज़्यादा मेंटेन करेगा, मतलब मॉलिक्यूल ज़्यादा देर तक स्टेबल रहेगा। उसके बाद आखिर में मोनोसेक्राइड का आखिरी लेक्चर है, थोड़ा सा और रिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मोनोसेक्राइड में रिंग स्ट्रक्चर भी होती है। अब वो रिंग स्ट्रक्चर ज़्यादातर जो होती है सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है। रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पहले आते हैं राइबोस शुगर, जो 5 कार्बन शुगर है, पेंटोस शुगर है। उसको देखें तो ये राइबोस भी होता है 5 कार्बन शुगर, इसी तरह 5 कार्बन शुगर दूसरी फॉर्म में राइबोफ्यूरानोज की फॉर्म में भी होता है। अच्छा, अब ये राइबोस आपको पता है कि ये तो स्ट्रेट चेन है। अब यही अगर राइबोस 5 कार्बन शुगर रिंग स्ट्रक्चर में चला जाए तो फिर ये राइबोफ्यूरानोज कहलाता है। मतलब कहने का ये कि ये जो 5 कार्बन शुगर राइबोस है ये रिंग फॉर्म में किस तरह से जाता है। अब रिंग फॉर्म के बारे में स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स। देखें हमारी बॉडी में, लिविंग एनिमल्स की बॉडी में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अगर आप सेल का डीप स्टडी करें तो आपको वहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे मिलेंगे, कंपाउंड्स जो सॉल्यूशन में डिप्ड होंगे, डिजॉल्व्ड होंगे, तो सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे। तो इसलिए आज हम पढ़ते हैं कि ये सॉल्यूशन फॉर्म में किस तरह से होते हैं जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर आप राइबोस को देखें तो 5 कार्बन शुगर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 कार्बन ये अटैच्ड हैं। आपको पता है कि राइबोस है ये, इसमें मतलब कि कार्बोनाइल जो है वो कार्बन नंबर 1 पर अटैच्ड होगा और बाकी जो है पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। अब नंबर 1 कार्बन को देखें तो रिंग फॉर्म में जाने के लिए क्या स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी। सबसे पहले जो कार्बन नंबर 1 पर है ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह उसी दौरान एक और काम भी हो रहा होगा, कार्बन नंबर 4 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है यहाँ से जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब थोड़ा सा अगर रिंग स्ट्रक्चर को देखें तो रिंग स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होती है। आप देखें ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 है। इसको आप गौर से देखें, जब कार्बन नंबर 1 पर यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है नेगेटिव फॉर्म में आ गया है। जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ से जो है हाइड्रोजन ब्रेक कर गया कार्बन नंबर 4 पर, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाएगा। आप गौर से देखें, इस रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर यहाँ पर है, कार्बन नंबर 1, ठीक है। और कार्बन नंबर 1 पर क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये हाइड्रोजन रिलीज होकर यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो ये OH हाइड्रोक्सिल बन जाएगा। इसके अलावा आप गौर से देखें,
यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर O के पास हाइड्रोजन आ गया, ये OH बन गया। इसी तरह एक और हाइड्रोजन भी अटैच्ड है ऑलरेडी, तो ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कार्बन नंबर 2 पर देखें H और OH मौजूद है, कार्बन नंबर 3 पर भी यही मौजूद है, और कार्बन नंबर 4 पर अब जब हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया, कार्बन नंबर 4 पर हाइड्रोजन रिलीज हो गया, तो इस कार्बन 4 के साथ एक क्या मौजूद है, फिर ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है ना कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 पर, दोनों का मुश्तरका है, आप देखें। और यहां पर क्या रह गया, कार्बन नंबर 4 पर ये ऑक्सीजन, ये इसका ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो गया, बाकी हाइड्रोजन दूसरा भी मौजूद है, ये हाइड्रोजन। और इसी तरह यहां पर जो कार्बन नंबर 4 है, एक और कार्बन भी इसके साथ अटैच्ड है, ये 5 कार्बन, ये वाला। बाकी 5 कार्बन के साथ आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये H2, इसी तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बॉन्ड के साथ मौजूद है। तो ये इस तरह से जो है ये अपनी स्ट्रक्चर को जो है रिंग में लेकर आता है स्ट्रेट चेन से, और फिर जब ये स्ट्रेट चेन से रिंग फॉर्म में आ जाए तो फिर इसको राइबोफ्यूरानोज कहते हैं, ये आपने याद रखना है। यहां तक बात समझ में आ गई? एक दफा फिर से सुने कि पेंटोज शुगर में जो कार्बन नंबर 1 है, यहां से बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से एक और यहाँ पर नंबर 4 पर एक और फंक्शन हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज होकर ये इस नेगेटिव चार्ज के पास, और रिलीज हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हाइड्रोजन इस नेगेटिव के पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कार्बन नंबर 1 पर ये आपका ऑलरेडी जो पहले हाइड्रोजन मौजूद है वो, और यहाँ पर एक और ऑक्सीजन अकेला रह गया था, और इस ऑक्सीजन के पास क्या आया, कार्बन नंबर 4 से हाइड्रोजन, तो ये OH बना दिया। इसी तरह कार्बन नंबर 4 को इसी दौरान देखें, इसी दौरान क्या हो रहा है कि एक जो कार्बन नंबर 4 के साथ ऑक्सीजन है वो ये, और इसके अलावा ये हाइड्रोजन मौजूद है, और इसी कार्बन। अच्छा, अब यहाँ से एक और गौर करना है आपने कि जब हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की कंडीशन इस तरह से हो, हाइड्रोजन ऊपर हो और हाइड्रोक्सिल नीचे हो, तो फिर इस कंडीशन को अल्फा डी राइबोस कहते हैं। और अगर ये अपोजिट हो जाए कि हाइड्रोक्सिल ऊपर चला जाए और हाइड्रोजन नीचे आ जाए, तो फिर इस तरह की कंडीशन को बीटा डी राइबोस कहते हैं। ये केमिस्ट्री का लेक्चर है, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोक्सिल नीचे हो तो इस कंडीशन को अल्फा डी राइबोस कहते हैं, और अगर हाइड्रोक्सिल ऊपर चला जाए और हाइड्रोजन नीचे आ जाए तो फिर इसको बीटा डी राइबोस कहते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ बात आपने याद रखनी है कि ये जो बीटा डी राइबोस कंडीशन है ये मोर स्टेबल है। जब इस तरह से हो कंपाउंड तो फिर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि वो कंपाउंड ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकेगा। इसके अलावा बीटा ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज का जो जनरल फॉर्म है वो ये C6H12O6, बिल्कुल उस तरह से है जिससे मैंने यहाँ पर आपको पेंटोज शुगर का बताया है। मतलब कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड भी रिंग फॉर्म में आ सकता है, रिंग कंडीशन में आ सकता है। सॉल्यूशन फॉर्म में ये बिल्कुल रिंग कंडीशन में आ जाता है। इसको देखें, बिल्कुल वही कार्बन नंबर 1 पर जो ऑक्सीजन है यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह कार्बन नंबर 5 पर जो है हाइड्रोक्सिल जो है ये ब्रेकडाउन कर जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद जो है ये कार्बन नंबर 1 पर आ जाएगा, और कंडीशन आप देखें रिंग फॉर्म में कैसे बन जाएगी। रिंग फॉर्म में ये ऐसे हो जाएगा। अब गौर से देखें, कार्बन नंबर 1 पर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन ये वाला मौजूद है ऑलरेडी, और यहाँ से क्या ब्रेकडाउन कर गया, बॉन्ड ब्रेकडाउन कर गया। जब बॉन्ड ब्रेकडाउन कर गया तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर चला आया, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर OH ग्रुप आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया तो ये OH बन गया। इसके अलावा आप देखें कार्बन नंबर 5 पर क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 5 पर जो है ये वाला कार्बन नंबर 5 से हाइड्रोजन रिलीज हो गया। जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो ये जो कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर अकेला हो गया, अकेला रह गया, ये मुश्तरक क्या हो गया। अब ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का मुश्तरक का जो है ऑक्सीजन है, दोनों के साथ बॉन्ड बनाया हुआ इस ऑक्सीजन ने, कार्बन नंबर 1 के साथ भी, कार्बन नंबर 5 के साथ। इस तरह ये कर्व हो जाता है, मतलब कि स्ट्रेट से ये कर्व आ जाता है। और क्या रह गया, कार्बन नंबर 5 के साथ, कार्बन नंबर 5 ने कार्बन 6 के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है, और कार्बन नंबर 5 के साथ एक अपना हाइड्रोजन मौजूद है, जो कि ये नीचे मैंने लिखा हुआ है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से लेक्चर समझ में आ गया होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।